बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। क्या इमरान खान वाकई बददियानत हैं? उनके घर का खर्चा उनके दोस्त चलाते हैं, वो मंथलियाँ देते हैं और उन्हें दूसरों के खर्चे पर ज़िंदगी गुजारने की आदत है। उनका अपना बैंक बैलेंस कोई नहीं है। तो ये सब सीरियस किस्म के सवालात हैं जो कि वज़ीर-ए-आज़म साहब के हवाले से, वज़ीर-ए-आज़म की ईमानदारी और दियानत के हवाले से अचानक उठ खड़े हुए हैं। वो भी इसलिए कि साबिक़ जस्टिस वजीउद्दीन ने एक टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान ये इंकशाफ किया है कि खान साहब का खर्चा दूसरे लोग उठाते हैं। जस्टिस वजीउद्दीन जो कि तहरीक इंसाफ के बानी मेंबरान में शामिल रहे हैं, फाउंडर मेंबरान हैं और बाद में तहरीक इंसाफ के अंदर एक बहुत ही सीरियस किस्म के इशू, पार्टी फंडिंग के इशू पर तहकीकात के सरबराह बनाए गए थे। उस मामले पर उनके खान साहब से इख्तलाफ हुए थे, उन्हें पार्टी से फारग कर दिया गया, बाकायदा निकाल दिया गया। अब वो किसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनका हाल ही में एक इंटरव्यू हुआ है और उस इंटरव्यू में उन्होंने इमरान खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कुछ अहम इंकशाफात किए हैं, जिसके बाद से वो PTI के ट्रोलर्स के ट्रोल पर है और उन्हें वो बहुत ज़्यादा उनकी लेदे हो रही है और हुकूमती तर्जमान वुज़रा सब सीख पा है और सब जस्टिस वजीउद्दीन के ऊपर यानी पूरा जो कहते हैं आसान अल्फाज में तबर्रा भेज रहे हैं। जस्टिस वजीउद्दीन का जो इंटरव्यू है और उसके हवाले से जो तहरीक इंसाफ के पार्टी तर्जमान है, वो ये कहते हैं कि चूँकि जस्टिस वजीउद्दीन को पार्टी से निकाल दिया गया इसलिए वो खान साहब की मुखालफत कर रहे हैं। और फवाद चौधरी ने जहाँ तक कह दिया कि वो यानी नॉन सीरियस किस्म के आदमी है और उनकी यानी बल्कि उन्होंने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो शायद काबिले बयान नहीं है, यानी उन्होंने बिल्कुल उनको मस्खरा, कॉमेडियन और पता नहीं क्या क्या करार दिया। तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं, जो खास साहब के चाहने वाले, मानने वाले, उनके वोटर्स सपोर्टर्स सब इस बात से इत्तफाक नहीं कर रहे कि जो बातें जस्टिस वजीउद्दीन ने की हैं वो दुरुस्त है और वाकई खान साहब की ईमानदारी को जो उन्होंने क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले भी ये जस्टिस वजीउद्दीन पहले आदमी नहीं है जिन्होंने खान साहब के हवाले से कुछ अहम इंकशाफात किए हैं। उससे पहले उनकी अहलिया रिहाम खान, जो साहब का अहलिया हो चुकी हैं, उन्होंने उनकी किताब आप पढ़ लें तो वो बहुत सी बातों का इसी तरह का इंकशाफ कर चुकी हैं। और उसके अलावा जावेद हाशमी, हामिद खान और जिन्होंने पार्टी फंडिंग के हवाले से सीरियस किस्म के क्वेश्चन उठाए हुए हैं, पार्टी फंडिंग का केस किया हुआ है, अकबर बाबर साहब, वो सब खान साहब के इसी तरह माली मामलात के ऊपर क्वेश्चन करते रहे हैं और जिससे खान साहब की ईमानदारी, क्रेडिबिलिटी पर इससे पहले भी सवाल उठते रहे हैं। हामिद खान, जहांगीर तरीन, जावेद हाशमी, जस्टिस वजीउद्दीन, ये वो लोग हैं जो कि खान साहब के बहुत करीब रहे हैं और वो खान साहब के अहम राजों से वाकिफ़ हैं। अब जस्टिस वजीउद्दीन ने अपने इंटरव्यू में खान साहब के हवाले से जो इंकशाफात किए हैं उनको अगर देखा जाए तो फिर जिस चीफ जस्टिस ने कप्तान को अदालती अमीन और यानी सादिक अमीन का कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया था और जस्टिस वजीउद्दीन उसी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, तो एक जज जो कि वो भी रिटायर हो चुके हैं वो खान साहब को सादिक अमीन कहते रहे हैं और जो कि दूसरे जज जो कि वो भी रिटायर हो चुके हैं वो खान साहब को बददियानत कहते हैं और खान साहब को दियानत का दिया हुआ सर्टिफिकेट वापस ले रहे हैं। यही वो मामला है जिसकी वजह से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट या पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से बहुत क्वेश्चन मार्क हैं। दुनिया भर की 130 मुल्कों में पाकिस्तान की 126वां नंबर ऐसे तो नहीं आता। हाँ, सब के हमायती अब भी इस वक्त को, यानी मैं बात को ज़रा तूल दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको जस्टिस वजीउद्दीन की गुफ्तगू सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले खान साहब के हमायतियों का मौक़िफ़ आपको बता दूँ। वो ये समझते हैं कि दुनिया के अमीर तरीन आदमी का दामाद पाकिस्तान की मोहब्बत में मतवक्को दौलत छोड़ के लंदन से वापस आ गया, जमाइमा से तलाक के बाद अरबों पाउंड लेने से इनकार करने वाला इमरान खान, उसके बारे में ऐसी बात सोचना अबस है, गुनाह है, इल्ज़ाम है, ये हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा आदमी, यानी खान साहब ने दुनिया भर की दौलत को ठुकरा दिया और सिर्फ चंद रुपयों के लिए पाकिस्तान से, यानी जिस किस्म की बातें जस्टिस वजीउद्दीन ने की हैं, ये जस्टिस वजीउद्दीन का इल्ज़ाम है। और दूसरे एंड पे है, एक और मौक़िफ़ आपको दे दूँ, लोग समझ रहे जियो न्यूज़ में खबर चली है तो झूठी होगी, क्योंकि जियो न्यूज़ को नहीं मानते बहुत से लोग और एयरवाई को मानते हैं बहुत से लोग, 92 को मानते हैं, अब समा को मानने लगे हैं। ये वो लोग हैं जो खान साहब की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं और ये तीनों चैनल खान साहब के मोहब्बत करने वालों या खान साहब के फाइनेंसर
इसको फाइनेंस करते हैं। और भी नाम शामिल हैं, लेकिन चलें 2-3 चैनल हैं। जियो को समझा जाता है कि वो शायद खान साहब के मुखालिफ खबरें देता है, जबकि जियो जो है वो एक न्यूट्रल चैनल है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये खबर जियो पे नहीं, पहली बात जियो पे नहीं चली, ये बोल न्यूज़ को दिया गया इंटरव्यू था, और इसको इंटरव्यू लेने वाला और इंटरव्यू देने वाले ये दोनों बोल न्यूज़ के ऊपर बैठे होते। और बोल न्यूज़ के बारे में भी ये परसेप्शन है कि वो न्यूट्रल चैनल नहीं है, वो भी उसका झुकाव भी खान साहब या खान साहब को लाने वालों की तरफ है। यानी वो एंटी अपोजिशन तो पक्का है कि यानी अपोजिशन के साथ उनका कोई लेन देन या कोई वो नहीं है मामला। तो ये उसी क्लब का कहलाता है जिस क्लब के बाकी के चैनल हैं, जो अभी जस्टिस साकिब निसार की वीडियो अमेरिका से उन्होंने फोरेंसिक कराई है, वो भी आपको बताएंगे कि उस वीडियो का क्या नतीजा निकला। यानी इतनी दर्द साकिब निसार साहब को नहीं हो रही जितनी दर्द उनको हो रही है, जो इस बात पर नाराज है कि जस्टिस साकिब निसार की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर क्वेश्चन किया जा रहा है। क्योंकि जस्टिस साकिब निसार की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन होगी तो बहुत सारे फैसले क्वेश्चन होंगे। तो जस्टिस मुजीदुद्दीन को ये कहा जा रहा है कि अगर आप इतने दयानतदार थे, इतना और खान साहब के साथ क्यों रहे, आपको पार्टी से निकाला गया था, आपने खुद नहीं छोड़ी थी, तो इसका मतलब आप भी दयानतदार नहीं है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। रेहाम खान साहब किताब पढ़ ले तो वो भी बताते ही हैं कि इमरान खान की गाड़ी में पेट्रोल कौन भरता था, खर्चा कौन बर्दाश्त करता था। जस्टिस वजीहुद्दीन का इंटरव्यू सुन लेते हैं। जस्टिस वजीहुद्दीन अमीरुद्दीन कह रहा हूँ, उनका इंटरव्यू अमीर अब्बास ने किया है। अमीर अब्बास एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट है और वो भी खान साहब की मोहब्बत में बड़ा अरसा गिरफ्तार रहा है। मैं ये नहीं कहता कि वो 22 जर्नलिस्ट है, लेकिन हर किसी का कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रुझान होता है और वो अपनी ऑडियंस को सब्जेक्ट करके उनको एड्रेस ज़रूर करता है। तो अमीर अब्बास जो है वो उनकी क्रेडिबिलिटी कोई क्वेश्चन उस पर नहीं है। उन्होंने ये इंटरव्यू पूरी ईमानदारी और दयानतदारी से किया, इसके बावजूद कि वो भी उसी क्लब के मेंबर हैं जिस क्लब के मैं जिक्र कर चुका हूँ। उनका इंटरव्यू जस्टिस वजीहुद्दीन ने क्या कहा वो को यहाँ वजाहत देना चाहूँगा। ये सोच बिल्कुल गलत है कि इमरान खान कोई दयानतदार आदमी है। इमरान खान की सूरत हाल ये है कि उन्होंने साल से कभी अपना घर खुद नहीं चलाया। इब्तिदा के अंदर ये जहांगीर तरीन वाले लोग 30 लाख रुपया माहवार वहाँ दिया करते थे, अच्छा, उनका घर चलाने के लिए। फिर ये हुआ कि जी ये 30 लाख के अंदर नहीं चलेगा, 50 लाख रुपया माहवार वहाँ देना शुरू किया। अब उनके पास गाड़ी हो तो फ्यूल से भरी हुई होनी चाहिए, उनकी जेब में पैसा हो या ना हो, दूसरे सारे लोग जो हैं वो पेमेंट करने के लिए एक दूसरे से सबकत ले जाने वाले हों। अब जहाँ पर ये सूरत हाल हो, एक हमारे साथी थे पीटीआई में, उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही जो मैं दोहराना चाहूँगा। उन्होंने ये कहा कि वो शख्स जिसके जूते के लेस भी अपने नहीं हैं, वो अपने आप को ईमानदार कैसे कह सकता है। तो ये माली नौयत की भी जो बदउनवानियां हैं, ये मत समझिए कि वो कोई दयानतदार आदमी है। इस तरह के बहुत सारे लोग थे जो कि पार्टी में फंडिंग किया करते थे, बहुत सारे इदारे थे जो पार्टी में फंडिंग किया करते थे। ये इमरान खान साहब के लिए जाती लिया करते थे। ये इमरान खान साहब के जाती अखराजात के लिए पैसे आते थे या ये पार्टी फंड के लिए पैसे आते थे? नहीं, ये पैसे जो मैंने जिसका तर्ज किया ये तो बनीगाला चलाने के लिए आते थे, सही, घर चलाने के लिए आते थे। अच्छा, ये पार्टी फंड की बात नहीं हो रही, वो तो एक। तो जस्टिस वजीहुद्दीन जो कि खुद भी एक मोतबर जज रहे हैं और खान साहब ने अपनी पार्टी के इब्तदाई दिनों में ऐसे बहुत से लोगों को अपने साथ मिलाया जो कि मुआशरे के अंदर रेप्यूटेड थे, क्रेडिबल थे। उनके पास खान साहब गए, उनको अपनी पार्टी में शमूलियत की दावत दी, बहुत से लोगों को उन्होंने साथ मिलाया, क्योंकि क्रेडिबिलिटी मैटर करती है। उससे पहले खान साहब 22 साल जदोजहद करते रहे, क्रेडिबिलिटी ज़ीरो थी। तो खान साहब ने आहिस्ता आहिस्ता अपने कॉन्वॉय में हैवी वेट किस्म के लोग शामिल किए, जैसे वजीहुद्दीन, जावेद हाशमी और हामिद खान, इस तरह के बहुत। हामिद खान तो शुरू से उनके साथ है, वजीहुद्दीन शुरू से उनके साथ है। उसके बाद भी बहुत से हैवी वेट लोग आए जो कि खान साहब के साथ लगे, उन लोगों को जिनकी माशरे में अच्छी साख थी, और इसी वजह से उनकी पार्टी पर लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। लोगों ने कहा कि यार ये इसमें जैसे वजीहुद्दीन है, इसमें हामिद खान है, बड़े क्रेडिबल लोग हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को फिर इत्मीनान हो जाता है। जैसे जैसे खान साहब आगे बढ़ते गए, खान साहब का कद कामत बढ़ता गया, खान साहब के रवाबत बढ़ते गए, खान साहब को जो लेकर आए थे उन्होंने खान साहब को जब उठाना शुरू किया, फिर खान साहब ने क्या, मुझे तो वो लाए हैं जो वो आगे कर रहे हैं, जो कि लाना चाहते हैं वो और कुव्वतें हैं। तो फिर उन्होंने सियासी लोगों से और इस तरह के अपने जो साथी हैं उनसे उन्होंने दामन छुड़ाना शुरू कर दिया। बहुत से लोगों से उनके इख्तलाफात बढ़ते गए
और इसी वजह से बहुत से लोगों को खान साहब ने पार्टी से खुद निकाला, वो रिजाइन करके नहीं गए। जवेद हाशमी भी बताते हैं वाकया, याद आप होगा आपको कि उन्होंने बताया था खान साहब ने कि नवाज शरीफ को जुडिशल कू के जरिए निकाला जाएगा, तो उस पर वो खटके थे कि ये क्या हो रहा है, और उसके बाद उनके अख्तलाफात भी हुए। इसी तरह हामिद खान, इस तरह और बड़े लोग शामिल हैं। अब सवाल ये कि प्राइम मिनिस्टर की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन क्यों हो रही है और इसके ऊपर सियासत हो रही है, अचानक सियासत शुरू हो गई है। हुकूमत को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि इस पर अपोजिशन इंजॉय कर रही है कि ले जनाब आपके ईमानदार वज़ीर-ए-आज़म का ये कच्चा चिट्टा निकल आया, और एक क्रेडिबल आदमी ने जो कि एक्स जज है उसने उसकी गवाही दे दी है। इस गवाही के बाद उनकी ईमानदारी के जो उनके ऊपर लेबल लगा हुआ था, जो टैग उन्होंने लगाया था, वो तो यानी फारग हो गया। तो जिस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म दूसरों के खर्चों पर जिंदा हो, ये क्वेश्चन है, जो असल क्वेश्चन है कि जिस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म दूसरों के खर्चों पर जिंदा हो और वो चीनी चोरी में अवाम को अरबों रुपए का टीका लगाने वाले लोग उसके फाइनेंसर हों, यानी मंथली कौन दे रहा है? जहांगीर तरीन। अब जहांगीर तरीन सबको भी मैदान में आना बताना है कि खास सबका खर्चा उठाते रहे कि नहीं उठाते रहे। रियाम की किताब तो इस बात की तस्दीक करती है और इन्होंने उसकी तायद कर दी है, जैसे मुजीबुद्दीन ने खुद। जहांगीर तरीन भी कहीं ना कहीं कहते रहे हैं कि ये सारा खर्चा मैं उठाता रहा हूँ, और जहांगीर तरीन ने, अब अगर जहांगीर तरीन आके इस बात का में को इंडोज करते हैं तो फिर तो गल पक्की हो गई। आप जहांगीर तरीन चूंकि वो बिजनेसमैन है, वो डरते भी हैं खास सबके अंदर ही ना करा दें, पहले एक रगड़ा लग चुका है उन्हें। लेकिन वो लोग जो कि अवाम की जेबों पर अरबों रुपए का डाका मार चुके हैं, रेड हैंडेड पकड़े जा चुके हैं, उनको कोई सजा भी नहीं दी गई, सिर्फ उन्हें गंदा किया गया। इतना गंदा, इतना जलील किया गया, उसलिए किया जाता है कि थोड़ा आदमी की बेइज्जती की जाए ना, फिर वो औकात में आ जाता है। इसे ज़ाती इंतकाम कहते हैं, और औकात में ला के वापस उसे ट्रैक पर लाया जाता है। अगर वो ट्रैक पर नहीं आता फिर अगली कार्रवाई की जाती है। तो जहांगीर तरीन तो मुझे लगता है ट्रैक पे आ चुके हैं, इसलिए उनके खिलाफ केसेस वेसेस कुछ नहीं है। वैसे तो यू टर्न लेना भी बददियानती है, और हाँ सब तो इसमें बड़ा फख्र से कहते हैं मैं यू टर्न लेने में नहीं घबराता, लेकिन जो अवाम से वादे किए गए, जो अवाम के साथ झूठ बोले गए, जो अवाम को बहलावे दिए गए, जो अवाम को ट्रक की बत्तियां दिखाई गई, और झूठ में तो अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। आज मैंने कॉलम पढ़ा जिसमें एक शख्स ने बड़ा अच्छा कॉलम लिखा, मुझे नाम अचानक भूल गया उनका, कॉलमिस्ट माजरत के साथ उनसे माजरत करता हूँ कि मुझे उनका नाम याद नहीं रहा, लेकिन उन्होंने लिखा कि इस मुल्क में एक बहुत बड़ी तकसीम होगी, एक झूठ बोलने वाले, एक झूठ सुनने वाले। तो झूठ सुनने वाले सुनते जा रहे हैं और झूठ बोलने वाले बोलते जा रहे हैं, उन्हें पकड़ने वाला कोई नहीं। और झूठ सुनने वाले नुकसान में होने के बावजूद झूठ सुन रहे हैं, और झूठ बोलने वाले फायदे में जा रहे हैं तो वो झूठ बोले जा रहे हैं। तो ये इस मुल्क के अंदर हो रहा है, और झूठ के अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़े जा चुके हैं। अब उन क्या आपको बार बार बताएं किस किस मामले पे झूठ बोला गया। कश्मीर तक पे हमने नहीं छोड़ा और उस पर झूठ बोले। अब अफगानिस्तान के मसले पे हमने जो झूठ बोले हैं वो हमारे गले पड़ने वाले हैं। और मैं सुन रहा था किसी का वीलॉग, और बल्कि सलीम साफ़ी का कॉलम पढ़ रहा था, आप भी पढ़िएगा, उसके अंदर उन्होंने बताया कि किस तरह क्या हुआ। और ऐसी ऐसी चीज़ें की जाती हैं कि इसी झूठ पे, इसी डबल स्टैंडर्ड के ऊपर अमेरिका हमसे नाराज़ था। अमेरिका कहता है कि हमको हमारे साथ झूठ बोला जाता है और हमें मिसगाइड किया जाता है, और इसीलिए हम फंसे हैं। तो वो फिर निकल के हाथ जोड़ के बड़ी मुश्किल से वो शिकंजे से निकल के खुद को जा चुके। अब उन्होंने एक पोजीशन लेनी है अमेरिका ने, चाइना ने भी एक पोजीशन ली हुई है, और चाइना के खिलाफ तो हो गया अमेरिका और बाकी दुनिया, तो उनके खिलाफ उन्होंने महाज खोल दिया है। अब हमने भी ये जाहिर कर दिया कि हम बज़ाहिर चाइना के साथ खड़े हैं, लेकिन चाइना के साथ खड़े होने का मकसद तो कुछ नहीं है ना। जो असल चीज़ थी वो तो हमने लूज कर दी, सी पैक तो पड़ा ठप, काम तो हो नहीं रहा। तो चाइना के साथ खड़े होने का क्या फ़ायदा, सिर्फ उधार लेना है, यानी काम कोई नहीं लेना। और अमेरिका को नाराज़ इसलिए कर दिया कि हमने चाइना के साथ खड़े होना, और अमेरिका नाराज़ होगा तो फिर IMF का गला दबोचेगा, और IMF से भी आपने कर्जा लेना है। यानी अजीब बात है, जिससे आपने कर्जा लेना है उसको आप आंखें दिखा रहे हैं, वो फिर आपकी गर्दन मरोड़ेगा, वो आपकी गर्दन मरोड़ा है। और इसीलिए आज एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कह दिया महंगाई बढ़ेगी। ये जो पिछले कई दिनों से वो कहते हैं ना बादर तमाशा हो रहा है, आते हैं वज़रा मुतरजमान और बताते हैं जनाब बस चंद दिनों में महंगाई ख़त्म होने वाली है और बस दुनिया में सब कुछ नीचे आ रहा है। ऐसा नहीं जनाब। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कह दिया कि शरह नमू में कम होगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक, शायद मैं ओवर बोल जाता हूँ तेज़ी में, तो मैं कोशिश करता हूँ कि वीलॉग आहिस्ता आहिस्ता करूँ, बड़ी कोशिश करता हूँ, लेकिन लोग कहते हैं आपका अंदाज़ जो है ना वो जो है जेन्युइन, वो आप उससे हट जाते हैं। तो जब मैं उससे बोलता हूँ तो शायद कुछ चीज़ें वो मैं रोल ओवर कर जाता हूँ, अल्फाज के ऊपर से निकल जाता हूँ। लेकिन कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये मामला बहुत बढ़ गया है। इस मामले में शहबाज गिल, फवाद चौधरी
और भी बहुत से बुजरा और मैदान में आए हैं। कोई कह रहा है मस्करा पन है, कोई कह रहा है जनाब ये सठिया गए, बाबा जी हो गए हैं और इनको कुछ समझ नहीं आ रही, और ये लाइमलाइट में आने के लिए कर रहे हैं। लाइमलाइट में आना तो क्या मुश्किल है, जस्टिस वजीरुद्दीन एक क्रेडिबल नाम है और उन्होंने इस मौके पे बात क्यों की है। वैसे तो बहुत से लोग मुझ जैसे तो पहले दिन से समझते हैं कि ये इस मामले के ऊपर क्वेश्चन मार्क है ईमानदारी के ऊपर। हम तो देखते हैं कि खान साहब का जरिया आमदन क्या है, बनी गाला इतना कई सौ कनाल बड़ा घर, उसका खर्चा उठाना। ठीक है, खान साहब का बैंक बैलेंस नहीं होगा, खान साहब बराह रास्त कुछ नहीं करते होंगे, लेकिन उनके फैमिली के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं कि उन्होंने अरबों रुपए की दौलत कैसे कमाई, और वो अरबों रुपये जो बाहर गया है वो गया हुआ है, उसको कैसे गया हुआ है आपको पता ही है। उसके ऊपर बात करें तो फिर बड़े सीख पा होते हैं, फिर दाएँ बाएँ से आप प्रेशर आता है कि जनाब ये आप क्या कर रहे हैं, वैसे आप जो मर्जी करते रहे। तो दूध की रखवाली पर अगर बिल्ली को बिठा दिया जाए और उससे तवक्को किया जाए वो दूध नहीं पिएगी और दूध का पनीर बन जाएगी, ये अहमकों वाली बात है, ऐसा नहीं होता। तो ये जो हम तबाह हो रहे हैं, ये तबाही जो है वो ऐसे नहीं हो रही। इस मुल्क के अंदर जो तबाही हो रही है उसकी कोई वजह है, उसकी वजह अब आपको समझ जानी चाहिए कि वजह क्या हो सकती है। वजह ये कि हम जिन्हें ईमानदार कहते हैं उनकी ईमानदारी क्वेश्चन मार्क है, और जिन्हें हमने बेईमान कह के निकाला हुआ है उनकी बेईमानी क्वेश्चन मार्क है कि वो बेईमान है या नहीं है। ये मैं दाएं बाएं देख रहा हूँ इसलिए कि मेरे पास टेलीविजन लगा हो, ये मत समझिएगा कि मैं कोई खौफजदा होकर दाएं बाएं देख रहा हूँ। मेरे पास सामने काफ़ी टेलीविजन स्क्रीनें होती हैं तो मैं उनको भी देख रहा होता हूँ, बाज़ का कुछ खबर लैंड कर जाती है। तो कहने वाले कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म अगर ईमानदार होता, अगर ईमानदार होता, ये मैं आपको ईमानदारी का पैरामीटर बता देता हूँ कि ईमानदार क्यों नहीं है खान साहब और उनके ऊपर क्यों इस तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं। खान साहब एहतसाब का नारा लगा कर आए थे, एहतसाब का हाल आपने देख लिया कि उन्होंने बहुत सारे मामलों के ऊपर इंक्वायरीज कराई। जब इंक्वायरीज कराई, कल्प्रिट सामने आए, उन कल्प्रिट को कोई सज़ा नहीं हुई, सिर्फ उनके सियासी मुखालफिन को उठा के नैब बंद करती रही और कई महीने अंदर रखा गया और उसके बावजूद उनके ऊपर कोई चीज़ वो साबित नहीं कर सके। तो ये चीज़ें हैं, इसमें आसान सी बात है, यानी हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। अगर खान साहब ईमानदार होते तो फिर जो चीनी चोरी करने वाले हैं वो जेल में होते, जिन्होंने आटे में करप्शन की और मुल्क में आटे की किल्लत पैदा की वो चौराहों में लटकाए गए होते, जिन्होंने पेट्रोलियम का बुहरान पैदा किया उसमें अरबों रुपए का डाका मारा, अरबों डॉलर भी कहते तो कम नहीं है, जिन्होंने अद्वियात में डाका मारा, जिन्होंने इस वक्त मैं कहता हूँ वो खान साहब का कितना भी चाहने वाला क्यों ना हो वो इस बात से इनकार कर नहीं सकता कि इस वक्त महंगाई इतनी ज़्यादा है, अद्वियात की कीमतें आपकी सोच से बाहर हैं। वो जो 35-40 रुपये की एक ट्यूब मिलती थी लगाने के लिए वो 250-250 की 300-300 की हो गई है अब, यानी अल्लाह ही हफ़ज़ है। तो इतनी ये इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस मुल्क में महंगाई और ये जो एक तूफ़ान आया हुआ है तबाही का कि आपकी जेबों पर डाके पड़ रहे हैं, यानी डाका ही है ना। आप जो चीज़ 100 रुपये की ले लेते थे वो अब आपको 500 की लेनी पड़ती, 400 का डाका है आपकी जेब पे। इस बात को कोई नहीं समझ रहा। वो खास साहब की मोहब्बत में गिरफ्तार है, खूबसूरत तो है, हैंडसम तो है और लंबे चौड़े तो है, ये क्या नवाज शरीफ और ये क्या जरदारी और फलाना। वो ठीक है कि आपको किसी से मोहब्बत है, किसी से आपको नफरत है, लेकिन खुदा के लिए मुल्क का सोचे, जरा गौर फरमाए, अपनी मोहब्बत को रखे दाएं बाएं और जरा गौर करें हालात के ऊपर। आपके सामने बहुत कुछ पड़ा हुआ है। तो अगर ये सब कुछ हो रहा होता, ईमानदारी का मैं बताता हूँ कि अगर ईमानदारी हो रही होती तो फिर इस मुल्क में करप्शन करने वाले फांसी चढ़ चुके होते, उनको फांसियां वो चौराहों में लटकाए जा चुके होते। ये होती है नीयत, यानी आपकी फौज भी आपके साथ, अदलिया भी आपके साथ, इदारे भी आपके साथ, इंतजामिया भी आपके साथ, ताकत भी आपके साथ, माइट इज़ राइट, जो आप चाहते करते हैं। पार्लियामेंट की भुगत कोई नहीं, ऑर्डिनेंस लाए, कानून मंजूर करा लिया, किसने रोका है भाई? लाए जो ऑर्डिनेंस, लटकाए करप्ट लोगों को, पता तो चले आप ईमानदार हैं। तो ईमानदारी जो है वो असल में क्वेश्चन मार्क है। और जस्टिस वजीरुद्दीन का जो बयान है उसने तो हिला के रख दिया। ये बात आप समझ लें कि ये इस बात को कोई छोड़ेगा नहीं है। वो खामोश रहे इतना अर्सा, उन्होंने खान साहब के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाई। वज़नदार आदमी है, शरीफ आदमी है, और उन्होंने काफ़ी इससे पहले जो है वो बयान दिए हैं, लेकिन उसमें वो कभी पर्सनल नहीं हुए। ये पहली बार मैंने सुना उनके मुंह से कि उन्होंने इस तरह की बात की है और इन हालात में की है जब कि उनको ईमानदार करार देने वाले चीफ साहब जो थे हमारे साकिब निसार साहब,
उनकी एक ऑडियो लीक हुई है, उनके खिलाफ बयान खलफी आया हुआ है और जनाब मुसीबत पड़ी हुई है समा को, एयरवाई को, और ज़मीन और आसमान के कलामे बुलाए जा रहे हैं। और जनाब वीडियो जाली है जी, वीडियो जाली है। सुना है 10 लाख दे के फॉरेंसिक कराया गया है, एयरवाई वालों ने कराया है। अब एयरवाई वालों ने क्या कराया है, उनकी फुप्पी का पुत्र है। ये काम तो हुकूमत को कराना चाहिए था। अगर किसी को सीरियस लेना था, वो साकिब निसार साहब उठते ना, कहते मैं कराता हूँ भाई, वो तो कोर्ट नहीं आते, वो तो बयान भी अपने सोर्सेज से दे रहे हैं। कोई उनके नाम से बयान देता है, वो उन्होंने कहा एक मुलाकात में सोर्सेज के हवाले से, खुद वो नहीं सामने आ रहे। तो ये सारा कुछ हो रहा है। बकौल एयरवाई के हमारे जो मीडिया के लोग हैं, उन्होंने कहा जी हमने फॉरेंसिक करा लिया, ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और ये ऑडियो लीक जाली है। ऑडियो जाली निकली, मारूफ अमेरिकी फोरेंसिक कंपनी ने भांडा फोड़ दिया। एआरवाई न्यूज ने मुबजना ऑडियो का फोरेंसिक मारूफ अमेरिकी फोरेंसिक कंपनी प्रीमो से कराया और कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, फैक्ट फोकस की जानिब से लीक गई ऑडियो का फोरेंसिक किया है। ऑडियो में बोलने वाले की टोन में कई बार तब्दीली महसूस की गई। 45 सेकंड्स की ऑडियो में 25 सेकंड्स के बाद आवाज में तब्दीली महसूस हुई। इससे पहले बोलने वाला काफी दूर से बोल रहा था, 25 सेकंड्स के बाद आवाज की टोन में तब्दीली हुई। सेकंड पहले और 25 सेकंड बाद जो फर्क है वो वाज़ेह है इस ऑडियो से। और एआरवाई न्यूज ने फोरेंसिक कंपनी से सवाल किया कि क्या इस फाइल में एडिटिंग का कोई सुराग मिलता है, जिस पर कंपनी ने जवाब दिया कि फैक्ट फोकस की लीक की गई ऑडियो क्लिप एक से जायद सोर्सेज को जोड़कर बनाई गई है। फोरेंसिक से सामने आया ऑडियो का एक हिस्सा अलग माहौल, दूसरा अलग माहौल में रिकॉर्ड किया गया। एआरवाई न्यूज ने साकिब निसार की मुबजना ऑडियो का फोरेंसिक जिस कंपनी से कराया है वो 30 बरस से जायद का ऑडियो और वीडियो फोरेंसिक का तजुर्बा रखती है। अमेरिकी फोरेंसिक कंपनी के माहिरीन अब तक 5000 से जायद ऑडियो और वीडियो की फोरेंसिक कर चुके हैं। प्रीमो फोरेंसिक कंपनी के क्लाइंट्स में मुख्तलिफ अमेरिकी रियासतों के अटॉर्नी जनरल्स के दफातर, मारूफ अमेरिकी नशरियाती इदारा CNN, खबरसां एजेंसी AP समेत दीगर कई बड़े इदारे शामिल हैं। एआरवाई न्यूज ने अहमद नूरानी की मुबजना ऑडियो लीक की फोरेंसिक के लिए अमेरिकी कंपनी को 5300 अमेरिकी डॉलर्स अदा किए, जो पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 10 लाख बनते हैं। ये वो ऑडियो लीक है जिसमें उन्होंने कहा था मरियम को सजा और फलाने को सजा। इसी ऑडियो लीक के ऊपर वो गए थे हजूरे वाला, समा वालों ने अपनी फोरेंसिक लैब में कर लिया, तो उनको अपनी को लैब बनाई उन्होंने, पता नहीं गढ़ी शो में बनाई है, किधर बनाई है। तो इन्होंने एयरवाई वालों ने अमेरिका से इसकी कराई है, इतनी तरद्दुद की क्या जरूरत थी। वो तो पता लग रहा है, हम तो मान रहे हैं कि ये ऑडियो शाडियो जोड़ के एक वीडियो बनाई गई है और बाद में इसको उन्होंने जाली खुद ही साबित करना है, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि जो असल वीडियो आनी है, जो असल ऑडियो आनी है, उससे पहले फजा बना दी जाए कि जनाब देखिए जाली ऐसी होती है। और भाई बनाई खुद है तो फोरेंसिक भी खुद ही कर रहे हैं आप। ये नून लीग वाले अगर बना रहे होते, किसी को और बना रहा होता, तो फिर इस तरह की चवलें नहीं मारी होती कि तकरीर के टोटे उठा के लगाए होते। और इतने ज़्यादा साइंसदान आप नहीं है कि तकरीरें सारी याद होती और उसके टोटे निकाल के आप ले आते ना, ये जनाब ये ले टोटे। तो ये हो रहा है, बड़ा बयान है। और हाँ, सबका घर जहांगीर तरीन के खर्चे से चलता था, ये नहीं चलता था, इस बात का फैसला जहांगीर तरीन के बयान से होना है। लेकिन उससे पहले कहते हैं ना, एक पंडोरा बॉक्स खोल दिया, और खोल दिया जनाब, खोल के रख दिया, ये है आपका प्राइम मिनिस्टर। और ये है अजब करप्शन की गजब कहानी। बाकी जितने लोग हैं उनका कद काट जस्टिस मुजीदुद्दीन के बराबर है ही नहीं, चाहे वो फवाद चौधरी हो, चाहे वो शहबाज गिल हो, चाहे कोई और हमारे दोस्त हो, उनका बिल्कुल कदो कामत जस्टिस मुजीदुद्दीन से के बराबर नहीं है कि उनके हवाले से वो कोई बात कर सके। तो आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा।